इस देश में जब भी रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात आती है तो आप पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं। देश की राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि अगर इस देश में जातिगत आरक्षण के विषय में चर्चा छिड़ गई और आने वाले वक्त में एक व्यापक तबके का समर्थन इसको मिल गया तो इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दलों का दुकान बंद हो जाएगा। यही रीजन है कि हर कम्युनिटी का आदमी उठ करके कह रहा है कि भाई हमारे तबके का एक आदमी आगे बढ़ गया, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। अच्छा, मेरे को कहा गया था कि आप जंतर मंतर पे अगर माँ का दूध पिए हैं तो आ जाइए। बोले अकेले आएंगे, अपने साथ किसी सिक्योरिटी को नहीं लेकर के आएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान आदित्य राज सिंह, रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट और या फिर आंदोलन कह लीजिए आप, उनके चीफ या उनके संस्थापक, उनको लीड करने वाले। इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन इस देश में जब भी रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात आती है तो आप पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं। फिर उसमें न पक्ष होता है न विपक्ष होता है, सिर्फ आप होते हैं और आपके विपक्ष में इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम होता है। जो बात आज फिर से देखने को मिल रही है जब रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात की जा रही है। इवन ये भी नहीं कहा जा रहा कि भाई आप रिजर्वेशन हटा दें या फिर रिजर्वेशन रिमूव कर दें। रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या किसी को ये विशेषाधिकार है कि वो इस हक को, या फिर कोई भी आदमी जो डिमांड कर रहा है उस हक को छीना जा सकता है? यह अधिकार लोकतंत्र की तरफ से इस देश के हर नागरिक को मिला हुआ है कि वो अपनी आवाज उठा सकता है, बात कर सकता है। लेकिन यहाँ बात करने में भी दिक्कत है। आदित्य, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या इश्यू है आज की तारीख में? क्या इस मुद्दे पर इस देश में बात करना मुमकिन है या नामुमकिन है? शायद इस देश की जनता के लिए इस विषय के ऊपर बात करना मुमकिन है, यही कारण है कि बात हो रही है और हम और आप बैठ के भी बात कर रहे हैं। परंतु इस देश की राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि अगर इस देश में जातिगत आरक्षण के विषय में चर्चा छिड़ गई और आने वाले वक्त में एक व्यापक तबके का समर्थन इसको मिल गया तो इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दलों का दुकान बंद हो जाएगा। यही कारण है कि उनको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई चर्चा ना हो, केवल हम अकेले मठाधीश बन के बैठे रहें और एक ना एक जाति का नेता होने का दावा करते रहें, ताकि हमारे जाति के लोग हमारे पीछे पीछे केवल जिंदगी भर झंडा ढोते रहें और ऐसी ही व्यवस्था बनी रहे। आप रिफॉर्म क्यों चाहते हैं? रिफॉर्म इसलिए चाहते हैं कि देखिए, हम क्यों चाहते हैं ये मैटर नहीं करता। इस देश में संविधान की व्याख्या का सबसे बड़ा अधिकार जो दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। 1946 से 1949 के बीच में इस देश में संविधान बनता है। संविधान सभा इस बात का निर्णय करती है कि जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद 1950s में संविधान लागू होता है। 1951 में चंपकम दोराई राजन केस इस देश की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, जिसके निर्णय में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर इस देश में हम जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन दे देते हैं तो ये राइट टू इक्वलिटी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। उसके बाद आप सीधे लगभग 70-80 साल बाद चले आइए। 70-80 साल बाद यूं होता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इस देश में आरक्षण दिया जाता है। फिर सेम मामला सुप्रीम कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इकोनॉमिक बेसिस पे लोग पिछड़ रहे थे, इसलिए इकोनॉमिक बेसिस को कंसीडर किया जाना चाहिए और आरक्षण दिया जाना चाहिए। बावजूद इसके कि वही सुप्रीम कोर्ट 50% का कैप लगा रखा है, वो कहता है नहीं, इकोनॉमिक वालों को आप कंसीडर करिए और 10% एक्स्ट्रा बढ़ाइए, लेकिन दीजिए। इस जर्नी को समझते हुए अगर आप देखने की कोशिश करिएगा, साफ समझ में आता है कि बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पहले जातिगत आधार पे भी आरक्षण की जरूरत नहीं थी और आज की तारीख में आर्थिक तौर पे लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं और आर्थिक रूप में आरक्षण की जरूरत है। और हम आज जो कर रहे हैं सिस्टम, उसमें हम जातियों में लोगों को बांट दिए। मेरा सीधा सवाल है, इस पूरे सवाल का सार एक लाइन में यह है कि जो जरूरतमंद है उसको संरक्षण और आरक्षण मिलना चाहिए। जरूरत की जाति आप क्यों डिसाइड करना शुरू कर देते हैं? भाई 80 साल इस देश में संवैधानिक व्यवस्था चली ना, अगर उसके बाद भी किसी जाति तक कुछ नहीं पहुंचा तो यह गवर्नेंस का फेलियर है, क्योंकि समानता का अधिकार और गवर्नमेंट तो इस देश में थी। सरकार इस मामले में फेल रही है। ये सरकारों का फेलियर का मामला है। सिर्फ सरकारों के फेलियर के मामले के लिए इस देश के किसी एक कम्युनिटी के अवसरों की समानता के मौलिक अधिकार को आप कैसे छीन लेंगे? यही रीजन है कि हर कम्युनिटी का आदमी उठ करके कह रहा है कि भाई हमारे तबके का एक आदमी आगे बढ़ गया, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, और आप कम्युनिटी चिल्ला रहे हैं। उदाहरण स्वरूप चंद्रशेखर रावण अगर आगे बढ़ गए तो चंद्रशेखर रावण को इस देश के 543 सांसदों को मिलने वाली सबसे बेहतरीन सुविधा मिल गई, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं दलित समुदाय का हूं। ये कैसे हो सकता है? इस देश में कोई डेफिनेशन होना चाहिए ना कि आप एकदम पिछड़े से अगड़े कैसे बनेंगे। और उन्होंने शायद अजीत भारती के खिलाफ SC/ST का मुकदमा भी कायम कर दिया, शायद उन पर कुछ टिप्पणी अजीत भारती ने की थी। खैर, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पहलू पर मैं आऊं कि रिजर्वेशन में कहां कहां त्रुटियां हैं और कहां कहां दिक्कतें हैं। आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं जब आप ये काम कर रहे हैं? मतलब आपके तरह कई और भी युवा साथी होंगे आपके। मैंने सुना आपको कुछ थ्रेट कॉल्स भी आ रहे हैं, आपको धमकियां दी जा रही हैं, तुम वहां मिलो तो देख लेंगे, वहां मिलो तो देख लेंगे। ये क्या किस्सा चल रहा है? देखिए, आज की स्थिति यह है कि
तमाम तरीके के कॉल्स आते हैं, आप दिल्ली में निकल जाइएगा सड़क पे, माँ का दूध पियो तो फलाना जगह पे आकर के मिल लो। अच्छा, मेरे को कहा गया था कि आप जंतर मंतर पे अगर माँ का दूध पिए हैं तो आ जाइए। बोले अकेले आएंगे, अपने साथ किसी सिक्योरिटी को नहीं लेकर के आएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और हम जंतर मंतर पे गए, जंतर मंतर का मेरा भाषण सबके सामने है और जंतर मंतर से सुरक्षित वापस आए हैं। तो मेरा सीधा मानना है, चूंकि हम हिंदू परंपरा में विश्वास रखते हैं कि हाथों की लकीरें जब तक हैं, महादेव की कृपा से तब तक मेरा जीवन है। अगर कल को मरना लिखा होगा तो कोई बचा नहीं सकता है, और कल को मरना नहीं लिखा होगा तो कोई मार नहीं सकता है। तो ये थ्रेट कॉल्स तो आते रहेंगे। कुल मिला के बात ये है कि क्यों आपको थ्रेट किया जा रहा है, ऐसा क्या मांग लिया आपने? थ्रेट इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि उनका सिंहासन हिल जाएगा अगर इस तरीके की व्यवस्था में इस तरीके का रिफॉर्म हो जाए तो। क्योंकि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं ये युग परिवर्तनकारी डिमांड है। आज तक 80 साल में इस देश की पॉलिटिक्स केवल और केवल जाति के नाम पे चली है। लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि एक जो बड़ा तबका है उसके खिलाफ जाकर कोई भी सरकार आपके लिए कोई भी कुछ भी रिफॉर्म कर देगी, फिर वो तबका भी कहेगा कि ये मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, कहीं से भी अन्याय नहीं। हो रहा है। गवर्नमेंट मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट अगर इसको सही तरीके से देखे तो गवर्नमेंट बड़ा तबका, कौन सा बड़ा तबका कंसिडर कर रही है? मैं आपको उदाहरण के स्वरूप में बताता हूं। एसटी एससी ओबीसी का तबका ले लीजिए। कहीं से भी नहीं, ये गलत कंसिडरेशन फैक्टर है। आप इसको सही नजरिए से देखिए, इसके दूसरे नजरिए को। ओबीसी कह रहा है कि भाई क्रीमी लेयर में तो आप हमको बांट ही रखे हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, यानी आप हमको भी कंसिडर कर रहे हैं इकोनॉमिक बेसिस पे। एससी एसटी में भी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को कह दिया कि आप सब वो कीजिए, उसका सब कैटेगराइजेशन कीजिए। वहां पे भी आप घुमा फिरा करके जा रहे हैं इकोनॉमिक बेसिस पे ही, और आने वाले वक्त में वो भी हो ही जाएगा। तो जब सबको आप इकोनॉमिक बेसिस पे कंसिडर करिएगा तो सीधे तौर पे इकोनॉमिक बेसिस पे कंसिडर करिए। इससे क्या होगा कि जो ओबीसी वर्ग को आज 27% आरक्षण मिल रहा है, कल को वो 100% सीटों के लिए एलिजिबल होगा। जिस एससी वर्ग को केवल 15% मिल रहा है, वो कल को 100% के लिए एलिजिबल होगा। जिस ईडब्ल्यूएस को 10% मिल रहा है, वो 100% के लिए एलिजिबल होगा। यानी अवसरों की समानता भी नहीं छीनी, और जिस गरीब को मौका मिलना चाहिए था उसको मौका भी मिल गया। इसमें किसी को समस्या कैसे हो सकती है? पूरा का पूरा वर्ग आकर के खड़ा हो गया। यही तो समस्या का कारण है कि जिन लोगों को कभी लगता है कि हम पीडीए के मठाधीश हैं, उनको लग रहा है कि पूरा पीडीए जाकर के उधर खड़ा हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है हम अगड़ों के मठाधीश हैं, उनको लग रहा है पूरा अगड़ा जाके खड़ा हो जाएगा। जिनको लगता है दलितों के मठाधीश हैं, उनको लगता है पूरा दलित जाके खड़ा हो जाएगा। अब इनको ये लग रहा है कि फिर हम बांटेंगे कैसे, और बांटेंगे नहीं, फूट डालेंगे नहीं तो राज करेंगे कैसे। ये वो समस्या है जिसके कारण ये सब राजनीतिक दलों के रूप में हमारे साथ नहीं आना चाहते। आपको क्यों लगता है कि जिस देश में पॉलिटिकल सिस्टम काम करता हो कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार मिले मुलायम, काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, जिस देश में कहा जाता है भूरा बाल साफ करो, भ से भूमियार, र से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला, इनको साफ करो, तो जो जहां पर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही फंक्शन कर रहा है सिर्फ एक स्पेशल क्लास को लेकर कि उनको आप अगर अपने साथ ले आते हो तो आपकी सत्ता या आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, तो फिर उसके अगेंस्ट कोई क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जब आप बात करते हैं तो वो लोकतंत्र बन जाता है, और लोक में तंत्र लोगों के हिसाब से चलेगा। जब आप ये सोच रहे हैं कि हम जातियों में बांटेंगे, तो जातियों के लोगों को भी अब ये समझ आने लगा है कि भाई हमारे को कुछ फायदा मिला नहीं है। केवल एक ही परिवार के अगर लालू यादव बैठे तो फिर राबड़ी यादव बैठी, उसके बाद तेजस्वी यादव बैठे, और अपने ही परिवार के तेज प्रताप यादव भी बैठ नहीं पा रहे हैं। ये उन लोगों को समझ में आने लगा है कि एक तरफ कहीं पे शिवपाल यादव बैठ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव बैठ रहे हैं, फिर अखिलेश यादव बैठ रहे हैं। तो ये सब समझने लगे कि ये बात तो कर रहे थे कि हम जाति को आगे बढ़ाएंगे, और जाति के नाम पर जाति के नेता बने, और समझ में ये आया कि ये जाति के नहीं है तो जाति से नेता थे। और कहीं ना कहीं पब्लिक को यह समझ में आया कि भाई मिल तो रहा है 100 में से किसी एक को, और हम केवल जिंदगी भर झंडा ढोते रह रहे हैं। पब्लिक में इतना बड़ा आउटरीच खड़ा हो गया कि ये लोग को किसी तरीके से ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पब्लिक इस देश में सरकारें बनाती है। अभी के सिस्टम की प्रॉब्लम क्या? अभी के सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी समस्या है कि नहीं ये तय करने के लिए आपकी जाति तय की जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं। मैंने जंतर मंतर के अपने भाषण में कहा कि बिहार की सरकार ने कहा कि हम जातिगत सर्वे कराएंगे। तमाम लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं, जातिगत सर्वे नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा नहीं, हम कराएंगे क्योंकि जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या पता करनी है, जिनके पास भूमि नहीं होगी उनको हम भूमि दे देंगे। जातिगत सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे का रिपोर्ट आया तो पता चला 27% भूमिहार ब्राह्मणों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। सरकार ने बोला अब हम जमीन नहीं देंगे भाई। ये है समस्या का कारण कि हम जाति देखते हैं फिर तय करते हैं उसकी समस्या का समाधान करना है कि नहीं। और इसी बात से पूरा देश खफा है कि भाई आप जब कह रहे हैं हम भारत के लोग, वहां से संविधान शुरू कर रहे हैं, फिर भारत के लोग में एससी क्या, एसटी क्या, डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मतलब अभी और कहां मतलब अभी तो प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था है। नहीं, अभी इसमें देखिए प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। आरक्षण है,
और भी कई ऐसे A to Z चीजों में आरक्षण है, और उसमें भी मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि समस्या कहाँ क्रिएट होती है। मान लेते हैं कि आपने ये लॉजिक दिया कि हम आरक्षण इसलिए दे रहे हैं कि कोई ऐतिहासिक रूप से बहुत पिछड़ा रहा, सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा, उसको संसाधन नहीं मिले, वो अच्छे स्कूल में नहीं जा पाया, और दलित समुदाय का हम उसको आरक्षण देंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, अगर वो एजुकेशन नहीं ले पाया है तो जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता है, अगर IIT का एग्जाम देता है तो जनरल कैटेगरी के बच्चे को 80 पे कंसीडर कर रहे हैं तो उसको 60 पे आप कर लिए, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। लेकिन उसी 80 नंबर के कारण अगर एक सीट थी तो जनरल का बच्चा अब 3rd ईयर कॉलेज में पढ़ेगा और वही दलित का बच्चा IIT में पढ़ेगा। अब तो IIT वाले बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल गया, टॉप इंस्टीट्यूट से मिल गया। अब जब ये दोनों गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो फिर एक बार उसी बच्चे को आरक्षण क्यों दे रहे हैं जो दलित समुदाय से आ रहा है, और जनरल वाले को इग्नोर कर दे रहे हैं। और ये समस्या चलती चली जा रही है। IIT में गए, बीटेक किए, उसके बाद MTech किए, फिर PhD किए, और हर लेवल पे आप देते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद जॉब में दिए, फिर प्रमोशन में दिए, प्रमोशन के बाद वो लड़का कहता भाई अब मेरे को चुनाव लड़ना है, बोले कि हाँ जाओ तुमको मौका देते हैं। अब यहां पे देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन पैदा होता है। क्यों सीट रिजर्व है उसके लिए? सीट रिजर्व है कि कितना बड़ा समस्या है कि मैं एक वोटर के तौर पे चाहता हूं मैं किसको वोट दूं। अगर मैं किसी ऑप्शन से एग्री नहीं करता तो मैं खुद खड़ा हो सकता हूं, लेकिन मेरा खुद खड़ा होने का ही अधिकार छीन लिया जाता है। यानी मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार ही मुझसे छीन लिया जा रहा है इस रिजर्वेशन की वजह से। इस पे चुनाव कोई बात लड़ने ही और नहीं वोट कर रहा। करने का अधिकार, सीधे जिसमें आप तौर पे चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि सीट रिजर्व है, और क्योंकि उसके बाद भी upper caste बेशर्मी से का आते हद हैं। देखिए कि जिस बाबा साहब अंबेडकर का राष्ट्रपिता गांधी के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के विवाद हो गया था, उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर झुक गए थे। इनकी ऑडेसिटी देखिए, लोकतंत्र में लोकसभा में खड़े होकर के कह देते हैं कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, पृथक निर्वाचिका जिसको कहते हैं, जहां खड़े भी दलित हो सकते हैं चुनाव और वोट भी दलित दे सकते हैं। यानी ये देश को केवल बांटने के राह पे लेके जाना चाहते हैं। ये केवल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है जो अंग्रेज चलेगा उसके बाद भी कंटिन्यूड है इस देश में। अब यहां से आगे का रास्ता कैसे तय होगा? यहां से आगे का रास्ता सिर्फ संवाद के माध्यम से तय हो सकता है। आप चाहते हैं डायलॉग हो? हम चाहते हैं सरकार के साथ इस बात पे भी डायलॉग हो कि मान लेते हैं कि आप मेरे से डिसएग्री ही करते हैं, हो सकता है आदित्य राज सिंह समेत पूरा समाज गलत ही होगा, इस बात की संभावना को डायलॉग में कभी इनकार से नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्यों गलत है, डेटा के आधार पे बताइए, क्यों जरूरत है इस देश में अभी भी जातिगत आरक्षण की? क्या आज तक आपने कोई सर्वेक्षण किया है इस देश में कि जो आरक्षण आप देते चले जा रहे हैं उससे कितने लोग मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने? और क्या इस बात के अचीवमेंट पे कभी गर्व क्यों नहीं महसूस किया गया कि जिस देश में दलितों के साथ छुआछूत के खिलाफ कानून 1950 में लाने की जरूरत पड़ जा रही थी, उसी देश में आज पिछले 2 राष्ट्रपति, एक दलित हैं, दूसरे आदिवासी समाज से आते हैं। यानी समाज आगे तो बढ़ा है, इस बात को कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड व्हाइट पेपर रिपोर्ट क्यों नहीं आनी चाहिए? ओबीसी समुदाय का ही मानते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय का मानते हैं, उसमें तो एक और बड़ा पेच है। वो पैदा हुए थे उस समय उनकी जाति जनरल कैटेगरी में आती थी, और वो जब 42 साल की उम्र के थे तब उनकी जाति को ले जाकर के ओबीसी में डाल दिया गया था। तो 42 साल की उम्र में कोई व्यक्ति 42 साल तक अगड़ा था और उसके बाद सडनली पिछड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना जाति के माध्यम से। नहीं, जब कास्ट को ही आपने उसमें लिस्ट में डाल दिया, ओबीसी के लिस्ट में, तो वो बेसिकली वो तो चेंज हो गया। यही वो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है जिसके ऊपर डायलॉग हम चाहते हैं। और जब तो फिर हम की बात आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए भी कोई आप ऐसा 10% 20% का सिस्टम कर दो, ये चाहते हैं? नहीं, हम कहीं से ऐसा नहीं चाहते। हम ब्राह्मण, दलित, क्षत्रिय अलग अलग मान ही नहीं रहे हैं। हम बस संविधान की उस बात को मान रहे हैं जो हम भारत के लोगों से शुरू हो रहा है। हम चाह रहे हैं आप कंसिडरेबल फैक्टर में कास्ट, रेस कुछ भी मत रखिए, सिर्फ भारतीय होना रखिए। जैसे आप आधार कार्ड पे सिर्फ नेशनलिटी लिखते हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटा दो, रिजर्वेशन रिफॉर्म कर दो, जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक जरूरतों के आधार पे हटाने की बात भी कर रहे हैं। जो लोग देखिए, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इस देश में किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारे इन द सेंस हम आदित्य राज की बात नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों के तरफ से हम यहां बोल रहे हैं वो तमाम लोग जो हैं वो सुधार की बात कर रहे हैं। जो इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन चल भी रहा है वो सिर्फ सुधार की बात कर रहा है। हटाने का पक्षधर मैं अभी नहीं हूं, क्योंकि ये देश अभी उतना आगे नहीं बढ़ पाया। जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए वो आपके सिस्टम के कारण पिछड़ गए, उनको कैसे छोड़ दें इस समय बीच मझधार में भाई? तो ये अगड़ों के खिलाफ सिस्टम इतना नॉन रेस्पॉन्सिव क्यों है? अगड़ों के खिलाफ इसलिए है क्योंकि गलतफहमी का, इस देश की राजनीति इस गलतफहमी का शिकार होती चली गई कि अगर अगड़ों को सीधे टारगेट बना लेंगे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार के नारे लगा देंगे तो हरिजन और बहुजन हमारे साथ आ जाएगा। और इनकी गलतफहमी का सीधा सीधा आपको उदाहरण देखने को मिला जब ये बांकीपुर में चुनाव लड़े, इनको पता चला नहीं ऐसे नहीं चल पाएगा। तो सरकारों को भी और इस देश की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को समझ आ गया कि इस तरीके से हजारों 1000 साल से शोषण होता रहा, 2000 साल से। भाई आप देखेंगे तो 400 साल तक मुगल रहे, 300 साल तक अंग्रेज रहे, उसके पहले भी आप चले जाए। अच्छा, अंग्रेजों के शासनकाल में ही ब्राह्मणों पर ही सबसे ज्यादा अंकुश लगाए गए, क्योंकि उनको लगता था ये पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं यार, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ये समाज को जागरूक कर देंगे, या फिर ये जो है वो आंदोलन को भड़काने, क्रांति करने का काम सब यही करेंगे। तो उनको टारगेट किया गया, जैसा कि
इतिहास में दर्ज है। मुगलों के समय में जजिया कर लगाया गया, आज की तारीख में मनुस्मृति को लेकर बदनाम किया जा रहा है। तो ये लंबे समय से तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण ही शोषित वर्ग सबसे ज्यादा रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट, जिस सिस्टम को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए था इस वर्ग के लिए, इस क्लास के लिए, वो सबसे ज्यादा नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या देखते हैं? देखिए, इस बात में कहीं कोई इनकार नहीं है कि ब्राह्मण इस देश का वो वर्ग है जिसने ज्ञान को इतने उच्च कोटि से इस समाज के सामने बांटने की कोशिश की, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन आया। और अंग्रेजों को इस बात की पूरी समझ थी कि जब तक ब्राह्मणों को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक इस देश में इस वैचारिक क्रांति को नहीं रोका जा सकता। बंगाल प्रोविंस को सबसे पहले अंग्रेजों ने इसलिए तोड़ा ना क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं पर थे। एग्जैक्टली। और उससे पहले जो मुगलों की आप बात कर रहे हैं, उनको भी पता था कि यही लोग धर्म के ऊपर में बैठे हैं, और चूंकि उनका पूरा शासन ही धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता था, तो उन लोगों ने भी समझ लिया था कि भाई ये ऊपर में बैठे हो, इनको खत्म कर दो तो फिर नीचे की व्यवस्था आसानी से खत्म हो जाएगी। और इसीलिए उनकी दूसरी लड़ाई सीधे तौर पर क्षत्रियों से होती थी, क्योंकि शासन व्यवस्था में वो मौजूद थे। अच्छा, इसमें आपको एक और बात ऐड ऑन करने की जरूरत है कि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद से इस देश में शासन केवल इस्लामिक आक्रांताओं का रहा है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए कोई हिंदू जिम्मेदार नहीं है। उल्टा हिंदुओं का ही शोषण हुआ है हिंदू होने की वजह से, इस बात का कोई जिक्र नहीं करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो आपको समझना चाहिए कि अगर जातिगत शोषण था भी इस देश में, तो आचार्य चाणक्य फिर क्यों राजा बना रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य को, जो पिछड़े समाज से आते थे? अब इसमें भी मैं एक बात ऐड कर दूं, कोई कहेगा अच्छा तो आप पिछड़ा मानते थे इसलिए आगे ला करके बैठा रहे थे। कहीं से भी नहीं, वो मानते थे कि समाज में जो पीछे बैठा हुआ है, आर्थिक रूप से, संसाधन के रूप से पिछड़ा हुआ है, वो समझता है कि संसाधन कहां तक पहुंचने चाहिए, इसलिए बैठाया करते थे। और मौर्य डायनेस्टी को आप देख लीजिए, निश्चित रूप से मौर्य डायनेस्टी तो आपका अभी के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, आपका फिर पूरे भारतवर्ष, ये सारे एरिया में सिर्फ मौर्य डायनेस्टी ही थी। और अशोक के काल में जाइएगा तो कलिंग तक, नीचे तक फैली हुई थी। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो रही है वामपंथी इतिहासकारों की, जिन्होंने एक तरीके से इस देश में अर्बन नक्सलिज्म का काम किया है। उन लोगों ने वैचारिक रूप से, जो मैकाले ने कहा था ना कि मैं भारत की आने वाली नस्लों को वैचारिक रूप से गुलाम बना दूंगा, उन लोगों ने वो काम करने का पूरा बीड़ा उठाया और पिछले 70 साल में पढ़ा दिया कि ब्राह्मण शोषक था। कोई नहीं बताता इस देश में कि BN राव इस देश के संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे तो BN राव तो ब्राह्मण ही थे। वो चाहते अगर अड़ ही जाते तो संविधान अपने हिसाब से मोल्ड कर देते। उसके बाद मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति कर रहे थे तो ब्राह्मण ही थे। वो अगर चाहते तो क्रांति ही नहीं करते, चुपचाप से बैठे रहते तो अंग्रेजी सरकार के पदाधिकारी हुआ करते थे। तमाम तरीके के नाम है, जो आपको नाम सुनने को मिल जाएगा, उसमें एक बहुत बड़ा तबका ब्राह्मणों का था। इसीलिए इन लोगों को इस बात से डर लगता है कि अगर इस वर्ग के ऊपर टारगेट न किया गया तो ये वर्ग आगे निकल कर चला आएगा। जबकि सावरकर के पास, इनके पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, बिना मतलब के सावरकर को बदनाम करते। उससे ज्यादा अगर इस देश में बोलना शुरू कर दिया जाएगा तो विवाद प्रधानमंत्री नेहरू पे छिड़ जाएगा। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि हम लोगों को जब टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीतिक दलों को, पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों ये चीज नहीं समझ आती है कि जो लोग इतिहास में चले गए अब वो अपने प्रति एक्सप्लेनेशन देने वापस नहीं आ सकते हैं, तो आप उनके ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं? आप आज की व्यवस्था की बात कीजिए ना। आपको पता होना चाहिए कि 70 साल तो आपकी सरकारें रही हैं। आप आज की सरकारों के ऊपर बहुत सवाल कर देते हैं। आपको अपनी सरकारों की तरफ से बताना चाहिए था कि गवर्नेंस का फेलियर तो आपकी वजह से हुआ। और जो वर्तमान की सरकार कहती है कि पिछले सरकार से सवाल क्यों नहीं किए, उसको भी यह समझना चाहिए कि पिछले सरकार के ऊपर अगर आंख खोले ना होते तो आप सरकार में बैठे कैसे होते। लेकिन अब आप आगे क्या, किस तरह से प्लान कर रहे हैं इसको? आप पार्टी बनाएंगे, राजनीति में आएंगे? नहीं, कहीं से नहीं। ये सब तो देखिए, इन सब का तो कहीं प्लान ही नहीं है। पॉलिटिक्स करेंगे हम लोग। मैं स्टूडेंट हूँ, देखिए मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है। इतिहास का मैं अभी विद्यार्थी हूँ। इतिहास मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ ओपन से। मेरे जैसे जितने वहां मौजूद हैं वो सब स्टूडेंट हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि बैठ करके झंडा ढोएंगे, राजनीति करेंगे, तमाम तरीके की एक्टिविटियों में सम्मिलित होंगे। हम सब आए कि भाई हमारे लिए एक छोटा सा रिफॉर्म करिए। इस देश की व्यवस्था हमारे साथ असहयोग करना शुरू कर चुकी है। अगर आप ये कर देंगे तो हमारा करियर सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा, हमको हमारे अवसरों की समानता का अधिकार मिल पाएगा। हमें अगर राजनीति करनी होती तो हमारी सारी मांगों में आपको प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हुए लोग दिखाई दे देते। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने पहले दिन से एक बात कही है और मेरे समेत तमाम लोग जो वहां मौजूद हैं वो सब कह रहे हैं कि हाँ, इस देश की सरकार के गवर्नेंस पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन हमें इस बात का भरोसा है
कि प्रधानमंत्री मोदी की नीयत और ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि देखिए मुझे भी एक छोटे समय के लिए उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैं ये जानता हूं कि सही माध्यम से संवाद अगर प्रधानमंत्री मोदी तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचेगा, वो इस पे सॉल्यूशन लाएंगे, क्योंकि वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस को कंसिडर किया था। इस बात को भूलने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा ईडब्ल्यूएस क्या है फिर? ईडब्ल्यूएस से सॉल्यूशन नहीं निकला? नहीं, ईडब्ल्यूएस से तो कहीं से सॉल्यूशन नहीं निकला। देखिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। ऊंट के मुंह में जीरे जैसा भी है और हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और जैसा भी है। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने इस देश में एक नियम बनाया ना कि दलितों के साथ शोषण हुआ था, अनटचेबिलिटी थी, इसलिए भाई SC/ST एक्ट लाएंगे, दलित के साथ जातिगत शोषण नहीं होना चाहिए, हम उसको आरक्षण भी देंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस देश में कोई एक ऐसा तबका है जिसको हम जनरल कैटेगरी मानते हैं और वो आर्थिक रूप से पिछड़ गया है। तो जिसको आप खुद ही आर्थिक रूप से पिछड़ा मान रहे हैं वो IIT में जाएगा तो फिर 12 लाख 20 लाख की फीस क्यों देगा? इस सवाल के ऊपर कौन बात करेगा? आप जिसको खुद ही आर्थिक रूप से पिछड़ा मान रहे हैं उसके लिए सारे रूल्स जनरल वाले क्यों रहेंगे? कोई एज रिलैक्सेशन उसको आप नहीं देते हैं। ईडब्ल्यूएस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। यही तो दिक्कत है कि इस देश में सवाल उठ रहा है। ईडब्ल्यूएस मतलब केवल कहने के लिए आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस है ही नहीं, बस वो नाम के लिए है कि हम आपको एक दे दिए जाइए, झुंझुना बजाते रहिए। इस बात का ईडब्ल्यूएस से कोई फायदा ही नहीं है, मतलब वो कोई फायदा नहीं मिला है। सफेद हाथी है, सफेद हाथी भी है। अदरवाइज अगर फायदा होता तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की सरकार हर बात का क्रेडिट लेती है, ईडब्ल्यूएस के ऊपर ढोल बजा करके इस देश में यात्राएं निकल रही होती कि देखिए देखिए सवर्णों का हमने कितना बड़ा भला कर दिया है। कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए वो सब भी चुप रहते हैं इस मुद्दे के ऊपर। यही रीजन है कि समाज आज खड़े होकर के कह रहा है कि इतना ज्यादा कुछ लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर एक कंसिडरेबल फैक्टर रखिए, वो इकोनॉमिक बेसिस। जो आगे निकल गया वो अगड़ा है, जो पीछे छूट गया वो आकांक्षी है, पिछड़ा नहीं है। पिछड़ा शब्द गलत है। जब प्रधानमंत्री जिलों के नाम के लिए आकांक्षी जिले रख सकते हैं तो फिर जातियों के नाम के लिए आकांक्षी जातियां क्यों नहीं रख सकते? नहीं, इस बात पर भी एतराज है कई लोगों को, भी अगड़ा बोलते हैं खुद को, सवर्ण बोलते हैं खुद को। सवर्ण बोलते, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं अगर ये कहता हूं कि मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी माँ है, इसका ये अर्थ थोड़ी होता है कि आपकी माँ खराब है। इसका अर्थ ये होता है कि मैं अपनी माँ को प्यार करता हूं। आप अपनी माँ के लिए कर सकते हैं। हर किसी को अपनी जाति अपनी आइडेंटिटी पे गर्व करने का अधिकार है। मैं अगर ये कहता हूं आई एम प्राउड टू बी इंडियन, तो इसका ये अर्थ थोड़ी है कि दुनिया के बाकी तमाम 192 देश जो UN का हिस्सा उन सबको मैं गालियां दे रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये समझने वाली बात है, केवल राजनीति करने के लिए बातें बोली जाती हैं। जब हम कह ही रहे हैं आर्थिक रूप से अगड़ा पिछड़ा कर दीजिए, फिर आप क्यों नहीं मान रहे हैं इस बात को लेकर के? क्योंकि आप राजनीति को कंटिन्यू करना चाहते हैं इस नाम पे। तो इसमें तो पक्ष और विपक्ष सब सेम पेज पर खड़ा है। आपके साथ कौन आएगा? सत्ता आएगी हमारे साथ। किसकी? सत्ता जो मौजूद है, इस देश की सरकार है। क्योंकि देखिए हम पक्ष या विपक्ष से बात नहीं कर रहे हैं, हम इस देश की व्यवस्था से बात कर रहे हैं, और व्यवस्था हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे साथ सरकार का संवाद होगा। देखिए अगर मैं राजनीतिक पार्टी होता, जैसे कि CJP थी, तो मैं सीधे सीधे बयान देता कि मैं तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बैठा हूं। लेकिन हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं एक बेहतर देश बनाने में। तो CJP राजनीतिक पार्टी है? निश्चित रूप से थी, अदरवाइज प्रधानमंत्री को गाली क्यों दी जाती? उन मंचों से तमाम तरीकों के बयान क्यों दिए जाते जो देश विरोधी नारे थे? हाँ, ये बात सही है कि उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन था जो सही मांग उठा रहा था। ये बात सही है कि अगर आपसे गलती हुई है, 2 बार आपके नेतृत्व में पेपर लीक हो गया तो इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी प्रोटेस्ट में देश के खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं? वो संविधान जो प्रोटेस्ट करने की इजाजत दे रहा है उसी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? संसद कैसे जा सकते हैं? संसद को घेर कैसे सकते हैं? अगर संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास है तो ये समझने की जरूरत है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं हम दोनों में क्या डिफरेंस है। वो संसद जाके घेर देते हैं और हमें परमिशन नहीं मिल रहा है, तो हम आपके साथ बैठे हुए और कह रहे हैं कि देखिए जिन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उन पे FIR ना हो जाए इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर हम खुद ही FIR नहीं करवा सकते संविधान तोड़ करके। क्योंकि संविधान में सुधार की लड़ाई संविधान के रेखाओं को पार करके नहीं लड़ी जा सकती, संविधान के दायरे में लड़नी होगी। निश्चित रूप से संविधान ही अधिकार। CJP वाले आपको क्यों गरिया रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उन लोगों को ब्राह्मणवाद से प्रॉब्लम है, उन लोगों को ब्राह्मणवाद की समझ नहीं है, उन लोगों को लगता है इस देश में ब्राह्मणवाद का मतलब सीधे तौर पे होता है ब्राह्मणों को गाली दीजिए, और उनके लिए ब्राह्मणों से कोई उनको मतलब नहीं है। उसके मंच पे तमाम लोग, उसमें कुछ लोग तो ब्राह्मण कम्युनिटी के भी हैं, वो लोग सीधे तौर पे खड़े होकर के ब्राह्मणों को गाली देते हैं केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, ताकि हरिजन और उसके साथ साथ मुसलमानों का उनको वोट मिले, बहुजन का वोट मिले और वो सत्ता में वापसी कर पाए। ब्राह्मणवाद का आपने जिक्र किया, एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति से एक पत्रकार ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। वो अपनी शिखा भी दिखाता है और कहता है कि मैं एक बड़ी कंपनी से आ रहा हूँ जहाँ मैं सैनिटेशन का काम करता हूँ, यानी कि शौचालय साफ करता हूँ। और वो बाकी फिर अपने वो जो उसके ड्रेस है वो भी दिखा रहा है।
और फिर वो अपनी शिखा भी दिखाता है और कहता है कि मेरे बच्चे खाएंगे पिएंगे क्या अगर मैं काम नहीं करूंगा। तो ये ब्राह्मणवाद किस कैटेगरी में है, कि इसको किस कैटेगरी में डालना चाहिए? यही सवाल तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि मेरे भाई, जिस ब्राह्मण को आप ही दावा करते हैं कि वो सबसे अगड़ी पंक्ति में खड़ा है, पूरे व्यवस्था पे कब्जा किए हुए है, आज जब ये उदाहरण आता है जिसमें आप कहते हैं कि वो सैनिटेशन का भी काम कर रहा है, तो आप इसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं कि उसको भी मौका मिलना चाहिए? या फिर इसको फ्लिप कर देता हूं, वो वीडियो देखा होगा शायद आपने। डेफिनेटली इस बात को ही मैं फ्लिप कर देता हूं। आप जिस ब्राह्मण को 1950 के समय कह रहे थे कि ये तो इतने अगड़े हैं कि दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सीधे तौर पे दबा के रखे हुए हैं, 2026 आते आते वो ब्राह्मण जाकर के बाथरूम साफ करने लगा, तो 80 साल के सरकारों ने किया क्या? जो अगड़े थे उनको पिछड़ा बना नहीं, दिया। सिर्फ बाथरूम ही साफ नहीं करा, कई लोग अपने पारिवारिक मजबूरी की वजह से, मेरे इर्द गिर्द जहाँ मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी से मैं आता हूँ, या फिर सोसाइटी मतलब जो मेरे रहने का इलाका है, मेरा समाज नहीं, मेरा घर, मेरे अपार्टमेंट का जो नाम है, या फिर इससे पहले मैं जहाँ रह रहा था वहाँ पर भी कई ऐसे सिक्योरिटी गार्ड में काम करने वाले युवा साथी, कोई सिक्योरिटी गार्ड की 12 घंटे की जॉब करने के बाद उसी दरमियान वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है। तो मैंने उससे एक दिन बात की और मैंने कहा कि भाई आप पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं? तो उसने कहा कि जी सर मैं पढ़ाई भी करता हूँ, और चूंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिलने वाला है, ना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मुझे 12 घंटे की नौकरी भी करनी पड़ती है, वो 13-14 घंटे भी हो जाता है, और मुझे यहाँ पर क्योंकि इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं घर जाता हूँ, 5-6 घंटे की नींद लेता हूँ, फिर वापस जॉब पे आता हूँ, तो मुझे यहीं पे जो मौका मिलता है पढ़ाई लिखाई करने का, मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। तो गार्ड की नौकरी भी कर रहे हैं, शौचालय भी साफ कर रहे हैं, ब्राह्मण जो है बाकी दूसरे काम भी कर रहे हैं, कोई नाले में गटर में उतर कर भी साफ सफाई कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि भाई जो एक खास तबका है वही ये काम करता है आज की तारीख में, ये डिस्क्रिमिनेशन आखिर कब तक चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है इस देश की गवर्नेंस से। मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी कि भाई आप एक वक्त पे ये दावा करते थे कि तमाम लोग जो हैं जाति के आधार पे एकदम अगड़े हैं, और आज ही ये व्यवस्था क्रिएट हो गई कि ये लोग उन तमाम कामों में संलिप्त आपको तो दिखाई इसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है? इसके बारे में सरकार सर्वेक्षण कराना चाहती क्यों नहीं है, ये सवाल है। इसी सवाल से उस जवाब की तरफ आप जाएंगे जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं, आरक्षण सुधार, जो मैंने शुरू में कहा था। आप इसके तो आप ऊपर आर्थिक सर्वेक्षण चाहते हैं, या रोजगार वाला सर्वेक्षण चाहते हैं, या फिर एक तरह से कहें कि जातिगत सर्वेक्षण चाहते हैं? सरकार जातिगत सर्वेक्षण करा रही है, बिल्कुल। उसमें यह भी पूछ रही है कि आर्थिक रूप से आप कितना कमा रहे हैं। सीधे तौर पे जब इसकी रिपोर्ट बाहर निकल करके आएगी तो आपको पता है ना किस जाति में कितने लोग कितने आगे हैं और कितने पिछड़े, और कितने भूमिहीन है, कितने भूमिहीन है। अब आप मुझे ये बताइए कि एट द एंड ऑफ द डे जो लास्ट पॉइंट इसमें सारा निकल करके सार के तौर पे आ रहा है वो क्या? जरूरत में कोई आगे है, जरूरत में कोई पीछे। जो पीछे रह गया उसको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है, यही हम मांग कर रहे हैं। वो तभी हो पाएगा जब आप सही तरीके से सर्वेक्षण करेंगे, हवाबाजी के रिपोर्टों के आधार पर नहीं। क्या इस देश का पॉलिटिकल विल है ऐसा करने का? मुझे ऐसा लगता है इस देश की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ये कर सकती है, क्योंकि इसने पहले भी ईडब्ल्यूएस के ऊपर, जब इस देश के संविधान ने जब कह दिया था कि आप कभी इकोनॉमिक बेसिस को कंसिडर नहीं कर सकते, तो 103वां संशोधन करके इकोनॉमिक बेसिस को भारत के संविधान की धाराओं में ऐड किया था। तो ये सरकार जब उस समय कंसिडर कर सकती है, हाँ ये भी एक फैक्टर हो सकता है, तो ये सरकार ये भी कंसिडर कर सकती है कि जो वर्तमान में मांग की जा रही है वो गलत नहीं है। फिर आरोप लगेगा कि संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं? संविधान तो इस देश में रोज बदला जाता है। संसद का काम क्या है? जिन लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है, संविधान संशोधन का अर्थ क्या होता है? पॉकेट में संविधान लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी बताएं संविधान संशोधन क्या होता है? भाई पॉकेट में संविधान वही लेके घूमते हैं ना राहुल गांधी जी, वो बताएं संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है? आजकल भी फैशन भी चल गया, कई लीडर्स पॉकेट में, जो लोग भी लेके चल रहे हैं, वो जब कहते हैं कि संविधान बदलने की कोशिश चल रही है, बदलने मतलब क्या होता है? अगर संविधान बदला ही नहीं गया होता तो दलितों को कैसे आरक्षण दिए होते आप ही के पंडित नेहरू जो कहा करते थे बतौर प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री के रूप में, और मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट भी कहे जाते हैं, कहते थे मैं जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन का सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये मेरिट के खिलाफ है। और वही संविधान में पहली बार बदलाव करके जब खुद ही संविधान सभा के हिस्सा थे उसके बाद भी उस समय डिसएग्री कर गए थे, दोबारा एग्री कर गए और कहते हैं कि नहीं भाई आरक्षण तो मिलना चाहिए दलितों को। एक लास्ट सेगमेंट पर आते हैं। कहते हैं पिछड़ों की लड़ाई पिछड़ों से, ये आपने आकांक्षी वर्ड का यहाँ पर एक सजेशन दिया है, मैं उसको कंसिडर करता हूँ। आकांक्षी वर्ग में ही एक ऐसा वर्ग है जो बहुत आगे जा चुका है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, उसको लेकर क्या सिस्टम है, उसको थोड़ा सा समझाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि अगर स्पेशली ओबीसी वर्ग को, मैंने वही बात आपको शुरुआत, सिर्फ ओबीसी में? हाँ सिर्फ ओबीसी में, जनरल में भी एक तरीके से आप वही किए हैं, बस नाम अलग रख दिए हैं। जैसे
आप सेम जिक्र किए हैं ओबीसी वर्ग में कि ओबीसी की जिस जाति में जो भी 8 लाख से ज्यादा कमा रहा है वो क्रीमी लेयर का हिस्सा हो गया, जो नहीं कमा रहा है वो नॉन क्रीमी लेयर में आ गया, जो नॉन क्रीमी लेयर में है उसको हम रिजर्वेशन देंगे, जो क्रीमी लेयर में उसको नहीं देंगे। उसी तरह से जनरल में आपने कहा कि जो भी 8 लाख से ज्यादा कमा रहा है वो जनरल हो गया, जो नहीं कमा रहा है वो ईडब्ल्यूएस हो गया, जो ईडब्ल्यूएस है उसको हम देंगे। नाम अलग अलग है बट वो एक तरीके से क्रीमी लेयर वाला ही सिस्टम है। मतलब आप कह रहे हैं ओबीसी आपके साथ है? निश्चित रूप से है। ओबीसी कह रहा है भाई मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, आप 90 पे ले जाते हैं कट ऑफ जनरल का, 89 पे ले जा रहे हैं ओबीसी का, ओबीसी कह रहा है मेरे नाम में आरक्षण लगा हुआ है, मिल कुछ रहा नहीं है हमको। ये ओबीसी के साथ सबसे बड़ा छल है। तो फिर ये सेक्शन एससी एसटी का क्लास को हिट करता है, नहीं करता है? नहीं, एससी एसटी के लिए आप प्रावधान क्या करते हैं? एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन डिफरेंट हो जाता है। वहां पे आप व्यवस्था ये करते हैं कि अगर आपका जन्म इस जाति में फला 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 जाति में हो गया जो एससी और एसटी कम्युनिटी में आता है, तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप एससी एसटी में ही रहिएगा और आपको आरक्षण मिलता ही रहेगा। चाहे आप राष्ट्रपति भी क्यों ना बन जाइए, आप 10 साल 20 साल 30 साल नहीं 60 साल राष्ट्रपति रह जाइए, फिर भी आपको मिलता रहेगा। द्रौपदी मुर्मू के परिवार को, अगर द्रौपदी मुर्मू के बच्चे जाकर के यूपीएससी से लेकर चपरासी के एग्जाम में बैठ जाएंगे, हर जगह उनको रिजर्वेशन मिलेगा। सवाल यह है कि मिलना चाहिए कि नहीं, ये सवाल है। और इसीलिए उनके फैमिली को अभी भी मिलेगा, वो मिलेगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात में रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि अगर आप राष्ट्रपति बन गए तो क्या इस बात में कोई डिसएग्री कर सकता है कि फिर आप कमजोर हैं? नहीं, कमजोर क्या, आप आर्थिक सामरिक किसी भी दृष्टिकोण से आप कमजोर नहीं। क्या इस दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, सबसे बड़े लोकतंत्र और सैनिक रूप से शायद मेरे ख्याल से आज की तारीख में चीफ है वो, एग्जैक्टली, उसके बाद भी अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो फिर तो सवाल उठेंगे। तो फिर इसमें क्या इस बात का कोई सर्वेक्षण है हमारे देश में कि एससी एसटी में कितना बड़ा तबका या कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरक्षण का कितनी बार फायदा उठाया, उनके परिवार से कितने बार आरक्षण का लाभ लेकर बड़े पोस्ट पर लोग गए हैं? इस बात को लेकर के सरकारों ने कभी कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया। देखिए इसमें तो प्रॉब्लम सर्वे भी नहीं करा। नहीं, क्यों नहीं करवाया, इसका रीजन है, मैं मान लेता हूं एक दलित नेता हूं, मैं दलित नेता हूं, फिर मेरे बेटा वो सब एक ही रिजर्व सीट से आते चले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। अगर हम सबको बता देंगे कि हम ही केवल आगे बढ़ रहे थे तो मेरी कम्युनिटी मेरे को वोट देगी क्यों? ये वोट का चक्कर है जिसके चक्कर में ये लोग इस तरीके का कोई व्हाइट पेपर पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं। अगर इसको पब्लिश किया जाएगा, वही डिमांड मैं शुरू से कह रहा हूं कि जैसे ही इस बात का कोई डेटा आएगा, समाज समझ जाएगा कि हमारे साथ तो छल प्रपंच चल रहा था पिछले 80 साल में। मतलब ये भी उसी से क्लियर हो जाएगा जहां पर इनकम पूछेंगे आप। एग्जैक्टली। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण अगर कराया जाए, जो सेंसस हो रहा है उसमें हो रहा है, उसमें पूछा जा रहा है, उसमें पूछा जा रहा है उसमें। हाँ, चूंकि उसमें एक कॉलम है जिसमें पूछा जा रहा है कि आप वार्षिक तौर पे कितना कमा लेते हैं, तो वो तो मोटा मोटी आप कर ही रहे हैं, कुछ करने की स्पेशल जरूरत है नहीं। इसका रिपोर्ट जो आना चाहिए वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। हाँ, इसमें एक सवाल जरूर एड ऑन किया जाना चाहिए कि 1950 में जब संविधान लागू हो रहा है, मैं 47 कभी नहीं बोलता हूं क्योंकि तब हमारा अपना संविधान नहीं था। 1950 में जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उसके बाद से कितने लोग ऐसे थे जो तब बिल्कुल अति पिछड़े थे, और फिर कितने लोगों ने कितनी बार आरक्षण का लाभ लिया, और कौन कौन मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। जो बने उनको साइड अब हटना चाहिए और अपने ही समाज के दूसरे लोगों के लिए जगह खाली करनी चाहिए। तो आप कह रहे रिजर्वेशन हटाने की जरूरत नहीं है, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। युवाओं से कोई अपील आपकी? युवाओं से यही अपील है कि इस देश में जाति की राजनीति बहुत हो गई, अब समय है इस देश को विकसित भारत बनाने का। और विकसित भारत कभी भी मेरिट के साथ खिलवाड़ करके नहीं बनाया जा सकता, और मेरिट की कोई जाति नहीं होती है। फिर आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ दिया, फिर मुझे अब 15-20 मिनट में आपका ले लूंगा। और श्योरली, मेरिट का मतलब क्या है? मेरिट का मतलब सिर्फ वो लोग जो मेरिट के आधार पर आगे आना चाहते हैं। मेरिट एक वो भी है जिसको यूएस, चाइना, इंडिया से ब्रेन ड्रेन कर लेता है। मतलब आपके यहां कोई बड़ी संस्था नहीं पनप पाएगी क्योंकि आप अपने ब्रेन को तवज्जो अहमियत नहीं देते हैं। मैं बताता हूं उदाहरण के साथ कि मेरिट का मतलब क्या होता है। मेटा बनेगा अमेरिका में, बाइडू चाइना बनाएगा। अभी चाइना में एआई ओलंपिक हो रहा है, देखा होगा आपने शायद सोशल मीडिया पे। उसमें मुझे लगता है कि इंडिया से शायद कोई रोबोटिक कंपनी गई या फिर कुछ यहां से कुछ पार्टिसिपेशन हो रहा है। रोबोटिक्स में चाइना आगे है, अमेरिका आगे है, हम क्यों नहीं आगे? इसका रीजन बताते हैं। जब आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं, आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, टॉप क्वालिटी का ब्रेन आईआईटी में बहुत कम संख्या में पहुंच रहा है। जो पहुंच रहा है उसको आप जॉब दे नहीं रहे इस देश में। चलिए, नहीं दिया कोई बात नहीं, आपने कह दिया रिजर्वेशन। अब वो बोलेगा कि चलो यार प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में वो कहता है कि नहीं यार, मेरा मन कर रहा है हम मेटा के साथ कंपीट करें और इंडिया में कोई ऐसी कंपनी सेटअप कर दे जो मेटा को कंपटीशन दे दे। ठीक है, जब वो बैंक के पास जाएगा तो कहेगा कि हमको आप
तमाम तरीकों की इस देश में प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, 50 लाख का लोन दे दीजिए, हम एक अपना सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बैंक सवाल करेगा कि आपकी जाति क्या है। अगर आप एससी और एसटी कम्युनिटी से आते हैं तो 35% की सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 15% की सब्सिडी दी जाएगी। अब वो लड़का सोचेगा कि भाई एक तरफ तो आप जॉब भी नहीं दे रहे, दूसरे तरफ हम स्वरोजगार करने आ रहे हैं, आप यहां भी रिजर्वेशन लगा करके रखे हुए हैं। उसके बाद मैं क्या करूं अगर बेटा मुझे जॉब के लिए बुला रहा है, करोड़ों का ऑफर दे रहा है, भारत में जॉब मिल नहीं रहा है, तो जाना तो मजबूरी हो जाती है ना। ब्रेन ड्रेन इस देश की व्यवस्था करा रही है। अगर थोड़ा सा तरीका आप बदल इसको दिया जाए, इस देश के लिए श्राप मानते हैं? बहुत बड़ा श्राप मानते हैं, क्योंकि आज वो मेटा इंडिया में हो सकता था। आज वो बड़ी से बड़ी एआई कंपनी जो कभी जेमिनी के रूप में दिखाई देती है, कभी आपको चैट जीपीटी के रूप में दिखाई देती है। आप एक बात जान लाइए, मैं हिस्ट्री का थोड़ा सा एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पीछे रह गए थे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिवॉल्यूशन में पीछे नहीं रह सकते। ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा था, हम बहुत लेट ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे थे 1990s में आकर के, तब तक हम ओपन इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज हमारे पास मौका है, अगर हम एआई रिवॉल्यूशन में पीछे हुए तो फिर याद रखिएगा अगला एक शताब्दी हम फिर पीछे चले जाएंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम डोमिनेट करें पूरी दुनिया को। सबसे बड़ी बात है, हमको अपने विचार को बदलने की जरूरत है। हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है, बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में पूरा विश्व हमारा बाजार है और हम सबसे बड़े व्यापारी हैं। अगर व्यापारी बन के बेचेंगे नहीं, पूरी दुनिया से इंटरेस्ट कमाएंगे नहीं, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन पाएगा नहीं। अगर अमेरिका से कंपीट करना है तो अमेरिका से बेटर बनना पड़ेगा। अमेरिका छोड़िए, पहले बगल पड़ोस में चाइना बैठा हुआ, ड्रैगन कच्चा चबा जाएगा आपको 20 साल में, अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे तो। मुझे लगता है सीरियसली इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है सरकारें भी इस बारे में सोच रही होंगी कि हमारा जो क्वालिटी ब्रेन है या हमारे जो मेधावी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, मैं तो कहता हूँ चाहे वो SC ST OBC जनरल कास्ट किसी भी क्लास या किसी भी वर्ग से आते हो, आप उनको तरजीह देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा 2047 के लिहाज से, जब हम विकसित भारत सोच रहे हैं। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके आगे के भविष्य के लिए और आपके आगे के मूवमेंट के लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए और इस मूवमेंट में लगे रहिए। उम्मीद है आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। तो ये थे आदित्य जिन्होंने खुलकर बातचीत की रिफॉर्म को लेकर, रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर, देश में आरक्षण सिस्टम को लेकर। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आप दोबारा चाहते हैं कि आदित्य हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए तो उसमें भी आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम आदित्य को दोबारा बातचीत के लिए शो में आमंत्रित जरूर करेंगे। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही स्पेशल इंटरव्यूज के लिए और ऐसे ही स्पेशल कंटेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।